मेरा नाम रोहन है। मैं फ़िलहाल एक ऐसी कंपनी में जॉब करता हूँ जो काम के चलते मुझे पूरे भारत में कहीं भी भेज देती है। यह बात जनवरी 2021 की है। उस समय मेरी कोई भी जीएफ नहीं थी। मेरे अब तक 3 लड़कियों से ब्रेकअप हो चुके थे। मैं इंस्टाग्राम पर चूतियों की तरह लड़कियां खोजता रहता था। हर किसी हॉट सी दिखने वाली लड़की को मैसेज कर देता था और यही उम्मीद मन में लिए रहता था कि आज कोई ना कोई पट ही जाएगी। कोई पट भी जाती तो साली मुझे अच्छी नहीं लगती, अच्छी वाली भाव नहीं देती। जो अच्छी भी है और भाव भी दे तो साली बहुत दूर की निकल आती थी। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन एक दिल्ली वाली लड़की मिली। वह एकदम हॉट माल थी। मैं उसे देखकर पागल हो गया। मेरी उस बंदी का नाम सहाना है। वह 21 साल की है। दूर की तो यह भी थी लेकिन अच्छी लगी थी तो जुड़ा रहा। उससे बात हुई। उसे मेरी कुछ बातें अच्छी लगती थीं, जैसे कि मेरा बात करने का तरीका, एटीट्यूड, हेयर स्टाइल। मेरी उससे बात होने लगी। मुझे उस वक्त यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पलों में से एक पल मैं इस बंदी के साथ गुजारूंगा। ऐसे ही बात होती रही। मैं बातचीत में थोड़ा माहिर हूँ तो जल्दी ही खुलकर पर्सनल बातें होने लगीं। पर्सनल बातों का मतलब वो वाली बातें। वैसे भी मैं किसी भी लड़की से बातचीत शुरू होने के 3-4 दिन में पर्सनल बातों को लेकर स्टार्ट हो जाता हूँ, फिर चाहे कोई भी लड़की हो। सोच यह रहती थी कि या तो लड़की पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी या साली ब्लॉक कर देगी। हम लड़के भी एक ही नियम बनाए हुए थे कि पटी तो ठीक, नहीं तो इंस्टाग्राम पर फिर से खोजबीन चालू। तो इस लड़की को मेरे साथ पर्सनल बातें अच्छी लगने लगी थी। ऐसे ही मैं उसके साथ अपनी हर चीज़ शेयर कर देता था। वह भी बिंदास बात करने लगती थी। उसके साथ मैं 8 महीने तक लगा रहा। उसके बाद मेरी कंपनी वालों ने मुझे हरियाणा जाने की तारीख बता दी। यह बात जनवरी 22 की है। मैंने सहाना से बात की और उससे बोला, मैं अपनी कंपनी के काम से आ रहा हूँ, तू मिलेगी क्या? उस वक्त मैं दक्षिण भारत में था। यह आपको भी पता है कि दक्षिण भारत में उतनी ठंड नहीं होती जितनी दिल्ली में होती है। उसने मुझसे आने की तारीख वगैरह पूछ ली, मिलने के लिए हाँ भी कर दी। तब तक वह मुझे प्यार करने लगी थी, अब वह भी करती। जैसे ही उसने हाँ बोला बस मैं अलग ही दुनिया में आ गया। मैं यही सोच रहा था कि पहली बार किसी लड़की को हग करूँगा, किस करूँगा, दबाऊँगा, पीऊँगा और बाकी आप सब जानते ही हो मैं क्या क्या करूँगा। ना जाने क्या क्या सोचने लगा था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि कब जाऊं और कब उससे मिलूं। आखिर वह दिन भी आ गया। उसने पहले मैंने ओयो के एक होटल में कमरे की बुकिंग कर दी थी। सच बताऊं तो मुझको भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और उधर एक ऐसी लड़की से भी मिलूंगा जो होटल में मिलने को रेडी है। आखिरकार 24 घंटे की लंबी यात्रा के बाद मैं दिल्ली आ गया। मैं सुबह 5 बजे पहुंच गया था। इधर की ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। मैं जल्दी से जल्दी अपने होटल के कमरे में पहुंच गया और कंबल ओढ़कर आराम करने लगा। उस वक्त भी साली नींद तो आ नहीं रही थी। बस दिमाग में यही चल रहा था कि सहाना कब आएगी और कैसे क्या होगा। मेरा यह पहला अवसर था जब किसी लड़की के साथ ओयो आने का मौका मिलने वाला था। फिर सुबह के 9 बजे उसका कॉल आया। भाई बोली, मैं आ गई, तुम बाहर आओ। मेरी नसों में खून में उबाल आ गया। समझो बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। मैं उसके साथ ऐसे ही 2-3 मिनट तक कॉल पर बात करते हुए बाहर आया और उससे पूछा कि किस तरह हो। जैसे ही उसको देखा, आय नशा फट गया। क्या मस्त लग रही थी। उसने हल्के स्लेटी रंग का एक स्कार्फ अपने सर और गले में बांधा हुआ था।
कसम से क्या बताऊं, अब तक तो ऐसा था कि किसी लड़की के साथ एक सेल्फी भी मिल जाए तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा, और अब तो खुद लड़की ओयो तक आ गई थी। आपका भाई उस दिन एक अलग ही लेवल पर था। जैसे ही वह आई तो मेरी तो उससे हाथ मिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। एक छोटे से गांव का लड़का और वह दिल्ली की बंदी। सच बता रहा हूँ कि इस तरह से सामने से मिलने पर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैं अंदर गया। रिसेप्शन पर एक बुड्ढा बैठा था। वह बोला, सेकंड पर्सन लड़की है। मैं बोला, हाँ, पर ओयो पर तो जेंडर और बाकी डिटेल्स को लेकर कुछ भी पूछा ही नहीं था। यदि पूछा जाता तो डाल देता। मैंने ऑलरेडी पूछा, पूरा पेमेंट भी किया था। बाद में यह सब बोलकर परेशान ना करें। बुड्ढे ने समझ लिया कि लड़का तेज है तो उसने कहा, ठीक है। उसने केवल सहाना का आधार कार्ड पूछ लिया। सहाना आधार कार्ड नहीं लाई थी। उसने अपने मोबाइल में मेल में सारे डॉक्यूमेंट आदि सब चेक कर लिए, पर आधार नहीं मिला था। उसके पास परिचय के लिए उसके परीक्षा के एडमिशन कार्ड आदि सब थे, पर बुड्ढा उनसे संतुष्ट नहीं था और मान ही नहीं रहा था। वह बोला, सर, आप यहाँ सोफा पर बैठकर बात कर सकते हो, लेकिन अंदर ले जाना है तो आधार कार्ड ज़रूरी है। घर वापस जाकर लाने में तो 2 घंटा लग जाते। वह बोली कि मैं दिन में ही रुक सकती हूँ, रात को नहीं रुक सकती। मैंने कहा, कोई सहेली का मांग ले, क्योंकि उसका आधार डाउनलोड करने पर ओटीपी का एसएमएस उसके बाप के मोबाइल पर जाने वाला था। बिना ओटीपी के होने वाला नहीं था। सहाना ने सहेली से बात की तो उसने मना कर दिया। वह बोली, पापा को फ़ोन कर देती हूँ कि कॉलेज का काम है, आप ओटीपी भेज दो। मैं उसका आधार नंबर डाउनलोड करने लगा। साइट ने ओटीपी भेज दी। एक बार ओटीपी डाल दी पर डाउनलोड नहीं हुआ। फिर से एक बार ओटीपी के लिए कॉल किया। इस बार काम हो गया। मैं खुश हो गया। अब साला फिर से पासवर्ड पूछने लगा। इसमें भी कुछ मिनट लग गए। फिर बुड्ढे ने आधार कार्ड ले लिया और सहाना के थंब इम्प्रेशन लेकर जाने दिया। मैं बहुत खुश हुआ। फिर कमरे के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते समय मैं सहाना से हाथ मिलाया। हेलो, दिस इज़ रोहन। उसने भी हंसकर हाथ मिलाया। फिर इतनी लंबी टिकिर फिकिर के बाद रूम में पहुंच ही गए। रूम में पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ देखा। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जो सहाना दिल्ली की थी ज़रूर, मगर शरीफ लड़की थी। वह घबरा गई। मैंने कहा, अरे आराम से बैठो, किसी बात की जल्दी नहीं है और ना ही हर एक बात ज़रूरी है। जिसमें तुमको खुशी मिले वह मेरे लिए अच्छा है। कुछ मिनट के बाद वह थोड़ी सामान्य हुई। फिर मैं उस पर टूट पड़ा। मैंने उसे ज़ोर से पकड़ लिया। बापू कसम, क्या महक रही थी वह। उसके शरीर के हर जर्रे से खुशबू का सैलाब आया हुआ था। उसके शैम्पू से धोए हुए बाल जो मेरे चेहरे पर आ रहे थे एकदम रेशमी सा एहसास करवा रहे थे। उसको गले लगाया तो मन कहने लगा था कि यही है जन्नत। सच में मैं उसकी बाहों में खुद को पाकर जन्नत की सैर करने लगा था। ऐसे ही कभी ऊपर कभी नीचे हम दोनों 10 मिनट तक एक दूसरे से लिपटे रहे। इतनी देर में सहाना एक शब्द भी नहीं बोली थी। उसके चेहरे पर घबराहट सी थी। फिर कुछ देर बाद हम लोग धीरे धीरे संबंध बनाने लगे। 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद हम अपने अपने कपड़े पहनकर होटल से बाहर निकल ही रहे थे कि बाहर हम दोनों को एक साथ सहाना के पापा ने देख लिया। वह हमें साथ देखते ही सब समझ गए और वह हम लोगों को बहुत बुरा भला सुनाने लगे और वह मुझे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन पुलिस ने मुझे बहुत मारा और फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे पुलिस से छुड़वाया। एफआईआर होने की वजह से कंपनी वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वह मेरा
और मेरा पूरा जीवन खराब हो गया। मेरी एक गलती से मेरा पूरा जीवन बर्बाद और ख़राब हो गया। दोस्तों मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में ऐसी गलती कभी मत करना जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।